सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ मई 2024। सो आज का ये जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट अवेटेड वीडियो है और डिसाइडर वीडियो है। जैसे कि मुझे भी ये पता है और मुझे पता है आप लोगों के बारे में, भले आप लोग मुझे बताओ या ना बताओ कि आप सब जून की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन एग्जाम मई में हो गया, तो अब थोड़ी सी प्लानिंग हिल चुकी है सर। तो सर अब कुछ टॉपिक सर हमको स्किप करने पड़ सकते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, और हम पूरा का पूरा सिलेबस तो सर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कुछ टॉपिक्स के तो लेक्चर्स भी हमने अब तक नहीं देखे। ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की आज की तारीख में, जो मई 2024 में एग्जाम्स दे रहे हैं और जो उम्मीद कर रहे थे कि जून 2024 में एग्जाम्स होने वाले हैं। बट वी नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी बेटा, हमको रियलिटी को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। रियलिटी ये है कि हमारा एग्जाम मई में ही है, और अब दुनिया में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ जाता है, तो हम उसको कैसे कोप अप करते हैं, हम उससे कैसे लड़ते हैं, हम उसको कैसे कॉम्बैट करते हैं, उस चीज का जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो समझ लो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको हम कॉम्बैट करेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपनी जान लगा देंगे उस चीज के लिए और हम इससे जीत कर दिखाएंगे। ये एटीट्यूड आप सबके अंदर सबसे पहले अंदर होना चाहिए, तभी जाकर आप इस सदमे से बाहर निकल पाओगे कि यार जून का एग्जाम मई में कैसे प्रीपोन हो गया। प्रीपोन नहीं हुआ है, वो जब जिस समय पे होना था उसी समय हुआ है। हाँ, गलत हुआ है, ये मैं खुद मानता हूं, ये डंके की चोट पे बोलता हूं, वीडियो के तौर पे बोलता हूं कि इलेक्शन के बीच में नहीं रखना चाहिए था। मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा कि इंस्टीट्यूट ने सही किया गलत किया, ये मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन जो है वो है। वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड वी नीड टू गो अहेड विद दैट। अब डायरेक्ट टैक्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें इतना बड़ा सिलेबस है, इतना विशाल सिलेबस है, सिलेबस कम नहीं हो रहा था तो इंस्टीट्यूट कम लग रहा था इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट ने और टॉपिक्स बढ़ा दिए, उसके अंदर टैक्स ऑडिट डाल दिया, फिर बाद में ब्लैक मनी लॉ डाल दिया, और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स डाल दिए। डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स निकाले लाइक सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, बट उसका तो वैसे भी कोई वजूद नहीं था सीए फाइनल में, कोई वैसे भी नहीं पढ़ता था उन टॉपिक्स को। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले जो कोई पढ़ता नहीं था और कुछ ऐसे टॉपिक्स डाल दिए जो सबको पढ़ना पड़ेगा, तो इवेंचुअली सिलेबस बढ़ा दिया। दूसरी दिक्कत, दिक्कत नंबर 2, इंटरनेशनल टैक्स का वेटेज हटा दिया। तो अब मुझे नहीं पता वो कितने नंबर का आएगा। जनरली वो एक डिफिकल्ट पार्ट होता है एक सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए। तो 30 नंबर का आता था पहले, तो ठीक है 30 नंबर तक का ही रिस्क था, अभी 50 नंबर का भी आ सकता है, 40 नंबर का भी आ सकता है, तो रिस्क बढ़ सकता है। तीसरी चीज, डायरेक्ट टैक्स जैसे विशाल सब्जेक्ट के अंदर एक ही दिन छुट्टी मिली है और आईडीटी जैसे छोटे सब्जेक्ट के अंदर 3 दिन छुट्टी मिली है। दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्शन, ऑब्वियसली उसमें कोई गलती नहीं है किसी की, क्योंकि उस समय इलेक्शन आ रहा था, 3 दिन की छुट्टी दे दी आपको। चलो अच्छी बात है, आईडीटी में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, लेकिन डीटी एक दिन के अंदर इतने सारे टॉपिक्स बहुत मुश्किल है। देयरफॉर उस समय पर जाकर ये काम आता है एबीसी एनालिसिस। एक ऐसा गारंटीड एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं आपको मैं कि जो मैं बोल रहा हूं बस उसी के हिसाब से पेपर बनने वाला है 100%। ये पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये एक दो अटेम्प्ट में पढ़ाकर एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं मैं अपना, मैं 12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना। मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं, 2024 आ गया, ये 13वां साल है मेरा, और उससे पहले 3 साल मैंने खुद इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स अपने पढ़ाई के लिए पढ़ा था। तो लगभग 14-15 साल का एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से पेपर सेट करता है, किन टॉपिक्स को ज्यादा टारगेट करता है, किन टॉपिक्स को कम टारगेट करता है। तो मैं कुछ एबीसी एनालिसिस करूंगा आप लोगों के लिए। जो ए कैटेगरी वाली टॉपिक है, आपका टारगेट है कि अभी से सिर्फ ए कैटेगरी वाले टॉपिक पे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे। आप अगर उन पे अच्छे से फोकस करोगे तो 65 मार्क्स का पेपर आपका आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि ये जो ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स है जो 65 मार्क्स तक के लिए आ सकते हो, तो मिनिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं 65 मार्क्स तो टोटल 100 में से 65 बोल रहा हूं, जिसमें एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मिलाकर 65 मार्क्स तक का पेपर आपका मेरी ए कैटेगरी में से 100% आएगा। आप देख लेना, पेपर खत्म होने के बाद आप पेपर ओपन करना, इससे कंपेयर करना। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 65 मार्क्स आपका इतना अच्छे से हो जाए, इन 65 मार्क्स के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं वो इतने अच्छे से रिवाइज कर लूं मैं कि कोई आधी रात को भी अगर उठाकर मुझे पूछे तो इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कि आधी रात को भी कोई उठाकर बोले उठ बता सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है, तो तुमको बताने के लिए आना चाहिए। वो लेवल का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स के लिए। प्लस ए कैटेगरी वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, उसके लिए आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से करने हैं।
ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने होंगे। अगर वो अच्छे से करते हो तो हमारा 65 मार्क्स का मिनिमम पेपर बड़े अच्छे से चला जाएगा और हमारा टारगेट उसमें होगा कि हम 65 मार्क्स में से कम अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मरे से मरी हालत में 45 तो आ ही जाएगा। तो ए कैटेगरी में से हमारा 45 आ जाएगा और फिर बी और सी कैटेगरी जो मिलाकर है उसमें 35 नंबर है, उसमें से हमारा मरी से मरी हालत में 15 नंबर आना चाहिए 35 नंबर में से, तो हम एग्जामिशन के रास्ते पे चल रहे हैं। अब इसमें जितना भी इंप्रूवमेंट करोगे 60 कैन बिकम 65, 70, 75, 80, 90 व्हाटएवर द बेस्ट यू कैन डू एट योर एंड। मैं आपको एक मिनिमम टारगेट बता रहा हूं, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट टैक्स में लाना ही पड़ेगा। आगे जाकर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स 1.5 दिन के अंदर एग्जाम के पहले किस तरीके से रिवाइज करोगे, उसका एक अलग से शेड्यूल बनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में बनाता हूं एग्जाम के करीब आने पर। अभी वैसे भी वो काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए कैटेगरी देख लेते हैं। ए कैटेगरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो देखेंगे। मैं हर एक टॉपिक का आपको बता देता हूं क्या क्या है। ए कैटेगरी रट्टा, ये सारे टॉपिक्स रट्टे हो जाने चाहिए। यस, यहां पर 10-11 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले उसमें पीजीबीपी है, उसके अंदर पीजीबीपी के साथ साथ आप फॉर्म, मैट, एएमटी, मैट विद इंडेक्स का जो प्रोविजन है वो भी, प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस और 10AA, ये सब पीजीबीपी के साथ ही कर लेना, ठीक है। मैंडेटरी क्वेश्चन आने वाला है पीजीबीपी पे। जनरली क्वेश्चन नंबर 1 ही आता है 14 मार्क का एग्जाम के अंदर। ओल्ड कोर्स में तो 14 मार्क का आता ही था, न्यू कोर्स में भी कितनी बार मैंने अपने 15 साल के 3 साल के स्टूडेंट करियर और 12 साल के टीचिंग करियर में कम से कम 4 बार न्यू कोर्स देखा है। न्यू कोर्स बहुत बार आए लेकिन पहला क्वेश्चन कभी नहीं बदला। पहला क्वेश्चन हमेशा पीजीबीपी का ही रहा है, इस बार भी पहला क्वेश्चन पीजीबीपी का ही रहेगा जहां तक मेरा नॉलेज है। अब इंस्टीट्यूट में कुछ बदलाव करती है तो मुझे नहीं पता, 99% तो बदलाव नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बदलता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला नहीं तो दूसरा आ जाएगा, और क्या, आना तो पक्का है पीजीबीपी, उसके बगैर पेपर इनकम्प्लीट है। 99% क्वेश्चन नंबर 1 ही पीजीबीपी होने वाला है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, टीडीएस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीडीएस और उसमें टीसीएस भी, ठीक है। इसमें 2-2 मार्क के छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछेगा इंस्टीट्यूट आपको। ट्रस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ट्रस्ट के अंदर ये लोग 2-2 मार्क के छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज से 4 अटेम्प्ट पहले लोग ट्रस्ट के ऊपर पूरा टोटल इनकम का एक क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है और ट्रस्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट छोटे-छोटे 2-2 मार्क के क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो ये आपके पीजीबीपी के क्वेश्चन के साथ आ जाएगा या तो इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाएगा। 115BAA, 115BAB, 115BAC, 115BAD, 115BAE, ये 5 ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है। 115BA भी है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं एक कैटेगरी में, ये आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। इसी तरीके से सीए फाइनल का प्रिपरेशन होता है। अगर आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कि कुछ टॉपिक्स जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की और रेगुलरली इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में उस पर क्वेश्चन पूछे ही जा रहा है, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से का डेफिनेशन में आपको आज बताता हूं कि भगवान ना करे कि एग्जाम के दिन अगर आप बीमार पड़ जाओ एक दिन पहले और अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको उसका आंसर लिखने के लिए आना चाहिए। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं हमारे टाइम की। एक स्टूडेंट थी हमारे टाइम पे। वो स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले बीमार पड़ गई, ठीक है, बराबर अपने एसएफएम के पेपर के दिन बीमार पड़ गई, सेकंड पेपर के पहले, और शिद्दत वाली बुखार आ गई उसको, बहुत ज्यादा फीवर आ गया। वो स्टूडेंट को ऐसी जबरदस्त फीवर आई कि वो बच्ची अपने जगह से उठने में भी उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब उसके माँ बाप ने उसको बोला कि तू एग्जाम मत दे, अगले अटेम्प्ट पे दे देना। उसने बोली नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है अपने एग्जाम के लिए, मैं अपने एग्जाम से पीछे नहीं हटूंगी। उसने अपनी माता को बोला कि मैं जो जो बोलूंगी वो चैप्टर आप खोलो और वो चीज आप मेरे सामने जोर जोर से पढ़िए, ठीक है। उसकी माता जी ने पेपर 2 में पढ़ा, पेपर 3 में पढ़ा, पेपर 4 में पढ़ा, पेपर 5 में पढ़ा, 4 पेपर उसकी माता जी ने पढ़ा और उसने सुना और उसको उठाकर लेके गए सेंटर पे। उसने जैसे हुआ वैसे पेपर दिया। पेपर शायद 6, 7, 8 के टाइम पे वो ठीक हो गई थी, वो उसने खुद से पढ़ा। रिजल्ट का दिन आया, पता है आपको रिजल्ट क्या आया उस बच्ची का? पता है, सीए फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, कोई एरे गहरे कोई नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, सीए फाइनल की। उसको AIR 2 आया, AIR 2 ऑल इंडिया सेकंड रैंक आया उस लड़की को। इंस्टीट्यूट ने उसका पूरा इंटरव्यू जर्नल के अंदर डाला था। ये होता है डेडिकेशन, ये होता है प्रिपरेशन, ये होता है लेवल ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। तो बेटा आप सब में भी वो काबिलियत है, बस अंदर जो चिंगारी लगी है ना उसको भड़काओ, और कुछ नहीं। बस यही कहना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। एक कैटेगरी वाले टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से।
ऐसे कि भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बीमार पड़े एग्जाम के पहले, मैं चाहता हूं आप स्वस्थ रहो, एकदम तंदुरुस्त रहो, पूरी जोश के साथ एग्जाम दो। लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में अगर नहीं है और हम बीमार पड़ गए, तो उस सिचुएशन में भी मैं एक कैटेगरी टॉपिक्स तो ऐसे लिख के आऊंगा कि 65 में से 45 नंबर तो यहां बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए, ठीक है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अरे भाई होगा सीए का एग्जाम लोगों के लिए डिफिकल्ट, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन दुनिया की तरह नहीं की है, मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से की है। तो मेरा पेपर तो जैसा भी आए, जितना भी डिफिकल्ट बनाए इंस्टीट्यूट, मैं तो उसमें अच्छे नंबर से पास होऊंगा ही। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस को रियलिटी में प्रूव करने के लिए आपको उस तरीके की लॉजिकल मेहनत करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है, तरीके वाली मेहनत करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप सभी लोग इसको अपने दिमाग के अंदर पूरी तरीके से रट्टा मार लो, एकदम अच्छे तरीके से कर लो, रिवीजन वीडियोस देखते रहो। और मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स में से ज्यादातर टॉपिक्स के रिवीजन वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। पिछले 3-4 दिन से मैं कंटिन्यूअसली रोज रिवीजन वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जो बचे हुए छोटे 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 टॉपिक्स हैं वो भी मैं 31 मार्च के पहले डालने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो प्लीज 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 प्लीज, क्योंकि उसके बाद मेरे को कंपाइलेशन बनाना है आरटीपी एमटीपी और एग्जाम पेपर का, ठीक है। 22 पेपर्स का कंपाइलेशन मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए 4-5 घंटे के अंदर। वो एक अलग मेहनत है, वो बाद में करूंगा मैं, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में करने वाला हूं। तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आप लोग कंटिन्यूसली सुनते रहो यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो, या तो डाउनलोड कर लो और उसको सुनते रहो। जब भी फ्री टाइम मिला 1-1.5 घंटा रिवीजन वीडियो सुनो, लेटो आंख बंद कर को, और पूरा का पूरा एनआर टॉपिक का रिवीजन वीडियो सुन लो। ऐसे करते करते वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ, जिस भी टीचर का क्वेश्चन बैंक उठा रहे हो वो क्वेश्चन बैंक उठाकर उसके सारे क्वेश्चंस अपने तरफ से सॉल्व करो, सोल्यूशन देख देख के नहीं, ठीक है। सोल्यूशन पे हाथ रखो और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। सारी चीज लिखकर करना पॉसिबल नहीं है, उतना समय आपके पास है नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं, डीटीडबलए एफटीसी उसके साथ बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन जनरली यूनिलैटरल रिलीफ के ऊपर एग्जाम में आता ही है, बी वेरी केयरफुल। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग 8 मार्क्स से 10 मार्क तक एग्जाम में आता है। इक्वलाइजेशन लेवी 4 मार्क के लिए जनरली एग्जाम में आता है। लेटेस्ट केस लॉस, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट केस लॉस डाले, जाकर चेक करना। सारे के सारे लेटेस्ट केस लॉस आपको अच्छे से देखकर जाने हैं, क्योंकि उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आने ही एग्जाम में। 3 केस लॉस के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें से इंस्टीट्यूट बोलती है कोई भी 2 अटेम्प्ट करो। अब ये जो 2 नए टॉपिक है उसको मैं एक कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये 2 नए टॉपिक है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है ये। ब्लैक मनी लॉ, उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, और टैक्स ऑडिट में से भी एक क्वेश्चन आने का चांस है, इसलिए इन 2 टॉपिक के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। बी वेरी केयरफुल विद दीस 2 टॉपिक्स आल्सो। ब्लैक मनी लॉ एक्सेट्रा का अब मैं रिवीजन वीडियो बहुत जल्द अभी डाल दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, असेसमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट, ट्रस्ट, टीडीएस, वीडीएस, पेनाल्टी, सेट ऑफ वेट ऑफ सबका डाल दिया, ठीक है। ये सबका रिवीजन वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो यूट्यूब पे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आता हूं मैं बी कैटेगरी। ये टॉपिक्स 65 से 70 मार्क्स मिनिमम आने वाले एग्जाम के अंदर। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन आप कंपेयर कर लेना मेरी किताब से, इजीली 70 मार्क का पेपर, 65 मार्क मिनिमम, 70 मार्क्स मैक्सिमम, 65 to 70 मार्क्स के बीच में आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से होगा। तो क्यों डरने का डीटी से? इतना बड़ा डीटी है, इतना बड़ा डीटी, अरे कुछ डीटी इतना बड़ा नहीं है, दिखने में बड़ा है, लेकिन उसको आप सेग्रीगेट तो करो। ये 11 टॉपिक आपके क्या है, ये 11 टॉपिक आपके सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स है। जो जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा डरते रहते हो आप लोग, असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर, उसका तो कोई वेटेज ही नहीं एग्जाम के अंदर। पूरा रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, ये वो, कलेक्शन, रिकवरी, पेनाल्टी सब मिलाकर 10 से 12 मार्क, मैक्सिमम 14 मार्क, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। इतना क्यों डरते हो इन टॉपिक्स से ऊपर? इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जितना होता है पढ़ के जाओ, बाकी उसको इग्नोर करो, ठीक है। बहुत ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एग्जाम के दिन पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज किसी से नहीं होता है। अरे भाई बड़े से बड़ा रैंकर भी देख लिया मैंने, एग्जाम के एक दिन पहले कुछ ना कुछ तो छूटता ही है उसका। तो छोड़ो ना, जो डिफिकल्ट लगता है वो छोड़ दो, और क्या। लेकिन क्या छोड़ना है? जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ए कैटेगरी में से आप कुछ नहीं छोड़ सकते हो, प्लीज। ए कैटेगरी का कोई भी टॉपिक आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अब बी कैटेगरी में रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर, पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, रेक्टिफिकेशन, अपील, रिवीजन, कलेक्शन एंड रिकवरी, पेनल्टी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, है जो नया कॉन्सेप्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एआईएफ समटाइम इंपॉर्टेंट, वर्चुअल डिजिटल असेट आ चुका है एग्जाम में पहले, कैपिटल गेन्स, इतना बड़ा टॉपिक है बट अनप्रेडिक्टेबल है। कभी 4 मार्क के लिए आता है, कभी 8 मार्क के लिए, कभी 1 भी मार्क के लिए नहीं आता है, कभी 12 मार्क के लिए आता है, कभी 15 मार्क। अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अगर हो सके तो एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो पक्का आता है, 4 से 8 मार्क या 10 मार्क तक का क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने के बाद अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो दिल को ठेस पहुंचेगी, ठीक है। दुख होगा थोड़ा कि इतना पढ़ने के बाद सिर्फ 4 मार्क का आया, क्या मतलब बनता है। फिर भी कैपिटल गेन्स आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट,
डिविडेंड, अपडेटेड रिटर्न, बिजनेस ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केयरफुल रहना। गार ठीक है, 4 मार्क का, 2 मार्क का एक आध क्वेश्चन उसमें से आ जाए तो आ जाए। यहां तक भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर टाइम मिले तो इन सारे टॉपिक्स पे भी अच्छे से ध्यान दो। ये असेसमेंट वाले टॉपिक्स पे आप ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की उसकी पहले, अगर आपने ढंग से पहले क्लास में पढ़ाई नहीं है उसको ढंग से, तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये वाला जो पहले 3 टॉपिक्स है ना, इसमें आप हमेशा स्ट्रगल करोगे, हमेशा 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 स्ट्रगल करोगे। लेकिन कम से कम आप वर्चुअल डिजिटल सॉरी एआईएफ अच्छे से कर लेना, बिजनेस ट्रस्ट अच्छे से कर लेना। इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी कभी 8-8 मार्क का आ जाता है, तो फिर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। और कैपिटल गेन्स अच्छे से कर लेना, कम से कम उसके अंदर स्लम सेल का प्रोविजन 9B 45(4) ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्लस जो अमेंडमेंट्स आए हैं सेक्शन 54 54F के अंदर, वो देख लेना। एमसीक्यू में उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी छोड़ो, मैं सिर्फ बोल रहा हूं प्रायोरिटी में आपको क्या करना है ड्यूरिंग द एग्जाम्स ऑल्सो। एग्जाम के टाइम भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, पढ़ाई करते समय भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब सी कैटेगरी में बहुत कुछ कचरा है, ठीक है, जैसे टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी, सेट ऑफ के अंदर सेक्शन 79 इंपॉर्टेंट है, और वेरियस एंटिटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, एडवांस टैक्स, बोनस, 80 JJAA चैप्टर 6 में इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे टॉपिक्स तो इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। बीएफएआर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वोडाफोन केस लॉ आ सकता है, शायद अभी तक इन्होंने पूछा नहीं है वोडाफोन केस लॉ, लेकिन पूछ सकते हैं। न्यू कोर्स के अंदर के लिए ही तैयारी कर रही है शायद इंस्टीट्यूट, शायद उसमें पूछ ले, तो वोडाफोन केस लॉ। तो ये सारे टॉपिक्स में से आप सेट ऑफ का सेक्शन 79 अच्छे से देख लेना, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से देख लेना, आप 80 JJAA अच्छे से देख लेना, वोडाफोन केस लॉ अगर मौका मिले तो अच्छे से देख लेना। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपसे वैसे भी होने नहीं वाले। हाँ, मिसलेनियस अमेंडमेंट्स एक बार देख लेना, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, ठीक है। फेसलेस असेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टैक्स रेट्स का टॉपिक अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका होना चाहिए रिवाइज करने का। अगर आपने ये ए कैटेगरी टॉपिक पे अच्छे से कंट्रोल बना लिया, और एग्जाम के दिन देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। एग्जाम के दिन आपके पास कितना समय होता है, 2 पेपरों के बीच में आपके पास कम से कम 22 से 24 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। 22 से 24 घंटे का टाइम है आपके पास, और अगर आप 10 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर, 10 से 12 घंटे, चलो 12 घंटे ही पकड़ लेते हैं, अगर 12 घंटे के अंदर आपने ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स खत्म कर दिए, इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब यह होगा कि आपने 50% ऑफ द टाइम में, टोटल 24 आवर्स है, उसमें से 12 घंटे में आपने 50% ऑफ द टाइम में 70% टॉपिक खत्म कर दिया। तो आपको एग्जाम के दिन एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अभी मेरा आधा टाइम खत्म हुआ है, लेकिन मेरा 70% सिलेबस तो रिवाइज हो गया है, ठीक है। अब बचे हुए आधे टाइम के अंदर, बचे हुए 12 घंटे में मुझे क्या करना है? सिर्फ 30 से 35% सिलेबस ही रिवाइज करना है। जो उसमें से अगर थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बचे हुए 30 मार्क में से छूटेगा, पहले 70 मार्क में से नहीं छूटेगा, ठीक है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो प्लीज ये सारे टॉपिक्स को आप, ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, डोंट वरी। ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से हार्ट में गुदवा लो, ये टॉपिक्स के नाम का टैटू बनवा लो इधर। और ये टैटू इसलिए बनवाने बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये सारे टॉपिक्स आपके टिप ऑफ द टंग के ऊपर, जबान के टिप के ऊपर हमेशा ये टॉपिक्स आपके होने ही चाहिए। बस ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो डोंट वरी, घबराओ मत, कोई हवा नहीं है। सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स भी कोई हवा नहीं है। आप अच्छे से टॉपिक्स को करो, और क्वेश्चन बैंक जिस किसी का भी कर रहे हो, आप अच्छे से 2-3 बार उसको करो। कम से कम एक बार तो अभी और कर लेना अगले महीने में। अगर पहले एक बार किया था तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन बैंक कर लो, और इंस्टीट्यूट का अगर मॉक टेस्ट आता है जो भी, तो वो एक बार देख लो, आपकी नैया पार हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। डोंट वरी मच अबाउट इट। और मेरा एक वीडियो है, वो आप लोग देख लेना, हाउ टू राइट डायरेक्ट टैक्स पेपर। उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूं, वो पहले मैंने बनाया था आज से 1-2 साल पहले, वो वीडियो देख लेना। तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर पेपर लिखने का आपका तरीका क्या होता है, किस तरीके से आपको पेपर लिखना होता है, किस तरीके से नोट्स लिखना होता है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना होता है, एमसीक्यू को कब अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना होता है, केस लॉस का लिखने का तरीका क्या है, वो सब कुछ आपको मैं नीचे बता दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या तो मैं कमेंट के अंदर, वो कमेंट के अंदर पिन करके डाल दूंगा, ठीक है। बाकी हिम्मत मत हारो, अपने आप पे भरोसा रखो। यू ऑल आर केपेबल ऑफ क्लियरिंग योर एग्जाम्स इन May 24। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम प्रीपोन किया है तो चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है, इट्स ओके। अगर पोस्टपोन भी करता तो क्या ही कर लेते आप, ठीक है। वैसे भी आप, जिसको पास होना है वो पास हो जाता है, जिसको पास नहीं होना है वो पास नहीं होता है, भले वो सालों लगा ले। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी। आप कितने साल पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है, आप कैसे पढ़ते हो मैटर करता है, आप कितने घंटे पढ़ते हो मैटर नहीं करता है, आप किस तरीके से पढ़ते हो, कितना इफेक्टिवली पढ़ते हो, वो मैटर करता है। अपने मोबाइल फोन को डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो उसको, ठीक है, उसको साइड में फेंक दो।
अब से अगर आप जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो कम से कम एक सेशन आपका 2.5 से 3 घंटे का होना चाहिए, उससे पहले उठने की सोचना भी मत। एट अ स्ट्रेच आप 2.5 से 3 घंटा बैठो, फिर 10-15-20 मिनट का ब्रेक लो, फिर 2.5-3 घंटा बैठो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे 4 सेशन दिन में बनाने की कोशिश करो। उसमें से 3 सेशन में एक्सक्लूसिव पढ़ाई करो और आखिरी सेशन में हो सके तो रिकैप करो, रिकैप करो, रिकैप करो, रिकैप करो, रिकैप करो, चीजें रिकैप करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी लास्ट महीना है, लास्ट महीने में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अभी अभी अगर सपोज कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया है तो छोड़ दो, अगर वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी हुई नहीं है तो छोड़ दो, अभी रिकैप करने का टाइम है। यू हैव टू रिवाइज 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 एंड रिवाइज, दैट्स इट। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। मुझे लगा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना लेता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी जान लोगे तो अभी आपके पास समय है अगले 30-35 दिन का, और डायरेक्ट टैक्स के पेपर को तो और 40 दिन 45 दिन का टाइम है, क्योंकि वो तो 10 तारीख के आसपास है। तो देयरफॉर आपके पास समय है, तो आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हो। अगर आप कोई गलत ट्रैक में जा रहे हो, दूसरे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप लोगों को पता चल जाए कि आपको आज किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।